रूट में कर दीजिए क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिए 2, क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 लिख दीजिए। इसका कितना है 64, ठीक है 64 का रूट कर लीजिए, फिर अनुपात लगाइए 121 का रूट लगा दीजिए, इसका 8 हो जाएगा, इसका 11 यानी 8:11। और इनका मान दोनों बराबर होता है कब, जब इन दोनों को जोड़ने पर, थीटा का जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, थीटा का जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी कितना होगा, मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना, मूल बिंदु से अगर एक्स वाई की दूरी होता है तो फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे कि √x² प्लस y² होता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सितंबर एग्जामिनेशन को सोल्व करने वाले हैं। सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसको सोल्व करने वाले हैं, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को देखेंगे, सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, यानी कि 119 प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत जरूर देखिएगा, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ रहेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ 5 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख भी रहे होंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या कह रहा है कि x + y = दे दिया है 14, ठीक है, और x - y = दे दिया है कितना 4 दे दिया है। तो हम लोग इसमें निकालना है क्या, x और y का मान प्राप्त करना है, ठीक ना, यानी x और y का मान निकालना है हम लोग को। कैसे निकालेंगे, तो बस यहाँ पर देखते जाइए, आसानी से निकल जाएगा। देखिए x + y का मान कितना दे दिया है हम लोग को 14, तो 14 लिख लिए, और x - y के मान भी दे दिया हम लोग को, देख सकते हैं 4 दे दिया है, ठीक ना। तो x और y के मान निकालना है हम लोग को, तो बस एक ट्रिक से निकाल सकते हैं, तुरंत ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो जब भी हम लोग को अगर x के मान अगर यहाँ पर निकालना है, यानी कि बड़ी संख्या को निकालना है मान, तो याद रखिएगा इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे 14 प्लस में 4 हम लोग जोड़ देंगे और 2 से भाग कर दीजिए, बस 14 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 18 हो जाएगा, और 2 से भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब y के मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर भी घटाओ, 14 में 4 घटा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 10, और 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 9 हो जाएगा, और y के मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग चाहें तो बेसिक तरीके से ही बना सकते हैं। कैसे, देखिए x + y = दे दिया है 14, और x - y = दे दिया है कितना 4 दे दिया है। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, इसको जोड़ देते हैं विलोपन विधि से। देखिए प्लस में y माइनस में y कट जाएगा, प्लस में कट जाता है। अच्छा, x को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 14 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है, ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था। अब देखो x का मान कैसे निकल जाएगा, 18 बट्टा में चलेगा तो यानी कट जाएगा 9 बार में, तो x का मान हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा आंसर। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम लोग अब देखिए उसके बाद अगर y के मान निकालना है तो क्या करेंगे, x का मान 9 रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, वहां से हम लोग को y के मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए x से बराबर 9 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट में रखेंगे तो 9 + y बराबर हो जाएगा 14, और y बराबर 14 में से 9 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर हम लोगों को अगर 2 नंबर में क्वेश्चन देगा चाहे 5 नंबर क्वेश्चन देगा, तब ना हम लोग इतना बड़ा से बनाएंगे मेथड से, ठीक ना। यानी 1 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सेकेंडों बनाना है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि इस पर ज़्यादा समय देना नहीं है, जल्दी से बनाना है। तो इसके लिए हम लोगों को बस ये वाला ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, बस याद रखिए, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, x + y बराबर कुछ भी दे दे यहाँ पर, मान लीजिए x + y बराबर कुछ भी यहाँ दे दे, मान लीजिए a दे दिया, x - y बराबर यहाँ b दे दिया। अभी मुझसे बोल दिया कि x के मान निकालिए और y के मान भी निकालिए, तो x के मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि a + b/2 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर y के मान निकालना है तो घटा दीजिए और आधा कर दीजिए, यानी x के मान निकालना है तो जोड़ के आधा, और y के मान निकालना है तो अंतर करके आधा, बस इतना ही याद रखना है। तो हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस तरीके से बनाइएगा, ना कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनाना है आप लोगों को। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस अगर रहेगा तब जाके इस तरह से बनाएंगे, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, वज्रगुणन विधि से, ठीक है ना, या ग्राफ विधि भी होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 हो और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है तो रैखिक समीकरण क्या होगा। जैसे कि आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दे दिया x + y बराबर 26, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन ए में दे दिया x + y बराबर 26 और x बराबर दे दिया 3y। इसी तरीके से दे सकते हैं, बाकी सब ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, बाकी उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। 2 संख्याओं का अंतर, माना कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितना y। अच्छा, इन दोनों का अंतर कर सकते हैं, घटा सकते हैं कि नहीं। अंतर कितना दे दिया यहाँ पर 26 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना हो,
अच्छा एक संख्या माने एक से न होगा 3 गुना, चलिए क्योंकि ये बड़ी संख्या था, ये छोटी संख्या, तो ये 3 गुना है वाई से। अच्छा एक से लिखिए जाए, वाई लिखिए जाए, ठीक है। अच्छा बोला कि एक संख्या जो है वो क्या है, 3 गुना है दूसरी संख्या से, इसका मतलब है कि 3 गुना है तो उसमें खुद 3 से गुना नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर कोई भी 3 गुना है तो उसको अगला नंबर में 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना नहीं करना है, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, अब बराबर लगा दीजिए, क्योंकि एक तो 3 गुना हो ही गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जिसमें 3 लगल है इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 गुना है। अच्छा ये भी जान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें x बराबर अगर हम 3y लिख दिए यहाँ पर, पहले यहाँ समझिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि x जो है ना 1 से 3 गुना है, 1 से ही 3 गुना है, ठीक है। अच्छा y कुछ होगा तो y को याद रखिएगा 1/3 होगा, y क्या होगा, y हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 गुना, 1/3 गुना कह सकते हैं। जैसे ये तिगुना हुआ ना, उसी तरीके से ये एक उल्टा यानी 1/3 होगा, तिगुना के उल्टा हो जाएगा 1/3, याद रखिएगा यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा x बराबर 3y में कह सकते हैं कि 3 तो इसको में लगा हुआ है, तो देखने में हम लोग को ये लगेगा कि 3 गुना तो y है, लेकिन 3 गुना यहाँ पर y नहीं होता है, जो अकेले हैं समझिए तो वही 3 गुना होता है, जो साथ में है वो तो नहीं होगा ना। इसी तरीके से जो अकेले हैं उसको याद रखिएगा वही दुगुना होगा चाहे तिगुना होगा। जैसे एक और प्रश्न लेकर दिखाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए x बराबर 2y, ठीक है, तो जो ये अकेले हैं तो समझिए यही दुगुना है, ये दुगुना है, x यहाँ पर दुगुना है, तो y कुछ हो जाएगा, y हो जाएगा आधा, दुगुना के आधा हो जाता है, दुगुना का उल्टा कुछ होगा, आधा हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। तो उसी तरीके से आ जाइए हम लोग क्वेश्चन पर, तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, एक समीकरण ए वाला हो जाएगा, एक समीकरण ए वाला हो जाएगा। तो देखिए तो किस ऑप्शन में ये है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ए में आप लोग को दिख रहा होगा x + y = 26 और x बराबर कितना 3y, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। देखिए तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिख रहा होगा कि यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 डिग्री ज्यादा हो तो बड़े हिस्से के मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया 81 डिग्री, ऑप्शन बी में दे दिया 99 डिग्री, ऑप्शन सी में दे दिया 89 डिग्री, ऑप्शन डी में दे दिया 71 डिग्री। तो कौन होगा इनमें से आंसर? यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा, ठीक है। अच्छा संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो उसे कहेंगे संपूरक। वहीं अगर बात करें पूरक कोण की या ऋजुपूरक कोण, एक होता है संपूरक, एक होता है ऋजुपूरक। संपूरक और ऋजुपूरक दोनों सेम ही होता है, याद रखिएगा। एक होता है, एक होगा पूरक कोण जिसे हम लोग कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, तो दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण से, ठीक है, लघुत्तम कोण के 18 डिग्री ज्यादा हो तो बड़े हिस्से के मान क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए, तो मान लीजिए एक कोण मान लेंगे, एक से अगर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो दूसरा संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से x घट जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बेसिक से नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ट्रिक से सोल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। देखिए एक कोण माने x, दूसरा कोण होगा 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि संपूरक कोण ये हो गया। अब देखिए तो अब दोनों को पहले लिख दीजिए, यहाँ x लिखिए, यहाँ लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस x, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अब बड़ा हिस्सा तो ये है, तो क्या बोल रहा है कि लघुत्तम कोण की 18 डिग्री ज्यादा हो, यानी मतलब लघुत्तम कोण से ये कितना ज्यादा है, ये बोला 18 डिग्री, यानी इसके पास 18 रुपया समझिए कि ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है 18 रुपया, इसके पास 18 रुपया क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यानी कि तो ये घटा दीजिए, अगर घटा देंगे यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो 18 आना चाहिए ना, क्योंकि इसके पास 18 रुपया ज्यादा है। जैसे अगर हम कहीं बात करें, जैसे राम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ श्याम ले लेते हैं, मान के चलिए राम के पास मान लीजिए 20 रुपया है और यहाँ पर मान के चलिए श्याम के पास 8 रुपया है, तो हम कह सकते हैं कि राम के पास कितना ज्यादा है, 12 रुपया ज्यादा है। तो देखिए तो 20 में से 8 घटा रहे हैं तो 12 आ रहा है ना, यानी जिसके पास जितना रुपया ज्यादा रहता है तो उसमें से घटा दीजिएगा तो उतना रुपया आना चाहिए जितना ज्यादा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा था कि 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है, तो इसमें से हमें बड़े कोण तो यही है, एक्स ही वाला है, और ये तो संपूर्ण कोण छोटा होगा, ठीक है, तो इसमें से ही घटा देंगे तो 18 आना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, बस आंसर हम लोग के निकल जाएगा। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन होगा सही, तो एक से माइनस में होगा 180 और माइनस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए x में x जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2 x है, 18 में जोड़ दीजिए 180, ये कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब 2x इक्वल टू हो गया, तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 से इसको भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 9 18 हो जाएगा, एक उतरेगा तो फिर से 18 हो गया, यानी 2 9 18, यानी कि x के मान कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी ये सही मारा है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जैसे कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो व्यक्ति की सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपया है और उनकी आमदनी का अनुपात दे दिया है तो पहले व्यक्ति को आमदनी कितना होगा। बस इतना आसान दे दिया है। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन है, कैसे बनेगा इसके लिए पहले हम उसको डिलीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, पहले व्यक्ति का आमदनी निकालना है। तो देखिए दो अनुपात यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 अनुपात, एक 9 अनुपात है, एक 7 अनुपात है। इसका मतलब है कि 9 जो 9 है वो पहले व्यक्ति का है, ये पहले व्यक्ति का हो गया, ठीक है, आमदनी, और ये दूसरे व्यक्ति का हो गया, ये हो गया किसका, दूसरे व्यक्ति का, ठीक है। तो हम लोग को निकालना कौन चीज़ है, पहले व्यक्ति का निकालना है ना, ठीक है। तो पहले व्यक्ति का जब भी अगर हमको निकालना है, मान लीजिए पहले व्यक्ति का निकालना है कि आमदनी कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, पहले व्यक्ति का आमदनी यहाँ पर लिख दीजिए। पहले व्यक्ति का आमदनी कितना होगा यहाँ लिख दीजिए बराबर, ठीक है। तो पहला व्यक्ति का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, ऊपर लिख दीजिए और नीचे में दोनों को जोड़ के लिखिएगा, यानी 9 + 7 है। और कितना रुपया का बंटवारा करना है, तो 8,000 रुपया था आमदनी, टोटल आमदनी, यानी कि 8,000 रुपया यहाँ का रख दीजिए, बस इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो 9 बटा हो जाएगा 9 7 16, 16 गुने कितना हो जाएगा 8,000, यानी 16 से कटे कितना बार में 16 × 85 500, 9 × 25 कितना हो जाएगा ये 45 रुपया। तो देख लीजिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दे दिया है, तो ऑप्शन बी में आपको देख सकते हैं कि आ चुका है 4500 रुपया आंसर। क्लियर है, तो चौथा का भी हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन क्या दे दिया है कि समीकरणों a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का हल अद्वितीय होगा, यानी इसका फॉर्मूला बताइए। तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 नॉन इक्वल टू, यानी कि नोट बराबर, यानी कि बराबर नहीं होगा यहाँ पर, b1/b2 एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला किसका है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अद्वितीय हल क्लियर हो गया। अगर इसी में अगर मान लीजिए कह देता, एक और होता है अनेक हल होता है, ठीक है, एक होता है कोई हल नहीं, ठीक है ना। अच्छा कोई हल नहीं, अगर मान लीजिए कह दे कि अनेक हल के लिए, मान के चले कह देगा अनेक हल कहेगा, याद रखिएगा तीनों बराबर, a1/a2 b1/b2 अब बराबर c1/c2, तीनों बराबर कर दीजिए तो अनेक हल। अच्छा इसी में मान लीजिए एक और बोल दे कि मान लीजिए दे दे कि कोई हल नहीं अगर दे दे, याद रखिएगा कि फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2, ठीक है, बराबर तो यहाँ रहेगा ही b1/b2, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं रहेगा, c1/c2 लास्ट वाला बराबर नहीं रहेगा। अद्वितीय हल के लिए a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं रहता है बीच में, याद रखिएगा, और तीनों बराबर हो जाएगा तो अनेक हल हो जाएगा, और लास्ट वाला सिर्फ बराबर नहीं रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। अच्छा इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर यहाँ तक, तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। समीकरण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, कौन सी कहलाती है, लंब की आधार की कर्ण की माध्यिका, क्या कहलाएगी। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आंसर कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा पता ही होगा आप लोगों को, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ए वाला हो गया समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में a 90 डिग्री होता है, ठीक ना। अच्छा ये भी कभी कोई पूछ लेगा आपसे कि एक समकोण त्रिभुज में कितने 90 डिग्री होते हैं, यानी कितने 90 डिग्री बनेगा उसमें, या कितने समकोण होंगे, ठीक है ना। तो यानी एक ही वो होंगे ना, याद रखिएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी इस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। अच्छा इस वाले को हम अगर लंब कह सकते हैं, और इस वाले को क्या कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसको भी लंब कह सकते हैं और इसको आधार कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो एक चीज याद रखिए कि कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, ठीक है, और कर्ण हमेशा आधार से भी बड़ा होता है, ठीक ना। कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है और कर्ण हमेशा आधार से भी बड़ा होता है, दोनों से बड़ा होता है, अकेला के लिए बड़ा होता है, दोनों से बड़ा होता है अकेला के लिए भी। लेकिन कभी दोनों की इक्वल हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर अगर करिएगा और लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर अगर कर दीजिए, इन दोनों के स्क्वायर का योगफल इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वैसे भी देख लीजिए ना, ये अकेले ही है और यहाँ पर देखिए दो गो है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 2 दे दिए, यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिए, 3 के स्क्वायर है, यहाँ 4 के स्क्वायर, तो जानते हैं कितना के स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर। तो अकेला के लिए में देखिए तो 5 देखिए बड़का है कि ना 3 से। अच्छा 5 देखिए 4 से बड़का है कि ना है, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन हुआ, कर्ण न हुआ, क्योंकि कर्णों के नाम यहाँ माने हैं 5, ठीक है। यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसकी,
समकोण त्रिभुज की, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है, यानी कि 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था इसी सितंबर मंथ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होता है, कौन सा होता है। ऑप्शन ए में दे दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है -1, ऑप्शन सी में दिया है 1, ऑप्शन डी में दिया है 1/2। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, यानी उल्टा से जब मल्टीप्लाई होता है तो कितना आएगा, एक ही ना आएगा। जैसे देखिए साइन थीटा का मान अगर हम कह दे, मान के चलिए कुछ भी कहते, मान लीजिए 2/3, कुछ भी मान लीजिए 2/3 ही ले लीजिए, इसी का जस्ट उल्टा ले लीजिए 3/2। अब इन दोनों गुना करिएगा तो कितना आया, 1 आया। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ के अगर उल्टा से गुना होता है, किसी संख्या को उल्टा से गुना होता है यानी व्युत्क्रम से गुना होता है तो हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा। तो उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा 1 होता है। उसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। तो ये देखिए उल्टा से गुना हो रहा है तो 1 ही ना आंसर आएगा। चलिए अच्छा एक और लिख लीजिएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। इन तीनों का गुणनफल हमेशा 1 होता है, याद कर लीजिए। साइन गुने कॉसेक, टेन गुने कॉट और कॉस गुने सेक। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा और कोई भी तो वीडियो आप लोग समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि कॉस थीटा इक्वल दे दिया 21/29 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए देख सकते हैं कि 29/20 दे दिया है। तो चलिए हम लोग सोल्व करके देखते हैं पहले कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ऑप्शन देखने से पहले मतलब ऑप्शन हम लोग पहले देखेंगे नहीं, यानी सोल्व करने के बाद ही देखेंगे आंसर। चलिए तो क्वेश्चन 8 को सोल्व करने से पहले अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे दिया है कि कॉस थीटा का मान यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 21/29 दे दिया है। ठीक है, कॉस थीटा मान कितना 21/29 दे दिया है। तो निकालना क्या हम लोग यहाँ पर साइन थीटा के मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, P/H होता है, P/H। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, तो एच तो हमको पता ही हो गया ना, देखिए दोनों में एच मिल रहा है ना, एच तो हमको पता ही है कि 29 होगा, यानी कि नीचे में पता है कि 29 है लेकिन ऊपर में हम लोग को नहीं पता है। तो देखिए तो किस ऑप्शन में नीचे में 29 है, बस ये देख लीजिए किस ऑप्शन में नीचे में सिर्फ 29 है। तो ऑप्शन बी में ही देखने को मिल रहा है आप लोगों को, और कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऊपर में 20 ही आएगा। क्लियर है, बस ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए अगर मैच नहीं करता तब क्या करते हैं, तो पी निकाल लेते थे। पी के फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि h² माइनस में होता है b²। हाँ रूट लगा दीजिएगा, बस इतना होता है। अच्छा बी का फॉर्मूला अगर कहीं बात करें तो एच में से घटाइएगा हमेशा, एच में से, एच क्योंकि बड़ा होता है। अभी पढ़े हम लोग त्रिभुज, अभी पढ़े हैं ना। यहाँ कर्ण को एच से करते हैं, लंब को पी से करते हैं सूचित, और आधार को बी से करते हैं। क्लियर है। तो अगर हमको पी निकालना है तो यानी ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा यही है ना, तो ज्यादा में से कम का घटा देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। अच्छा फिर से अगर बी निकालना है मान लेते ये भी तो कम ही है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा ये होता है। ठीक है, ये कम होता है यानी छोटा होता है, इसको कह सकते हैं यहाँ पर छोटा। अच्छा ये भी देखिए छोटा, छोटका जब भी निकालना तो बड़के के पास ना जाएगा, यानी एच के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा किसका, पी के स्क्वायर। अच्छा अगर मान लीजिए बड़का निकालना है, जैसे बड़ा आदमी, जैसे बड़ा आदमी अगर मान लीजिए बड़ा आदमी जाता है कहीं भी तो हाथ पैर जोड़ता ही है, यानी जब हाथ पैर वो जोड़ेगा यानी जोड़ना है, यानी बड़ा आदमी कैसे बना, हाथ पैर जोड़ के बना। इसका मतलब ये है कि जब भी बड़ा चीज निकालना है, यानी एच बड़ा है तो बड़ा निकालना है तो क्या होगा, जोड़ना ही होगा, हर हाल में जोड़ना ही होगा। तो किसको जोड़ेगा, छोटा छोटा आदमी के सामने वो देखिए हाथ पैर जोड़ता है बड़ा आदमी बनने के लिए। जैसे मैं नेता मंत्री कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि मुखिया भी देखते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, यानी एच निकालना है तो जोड़ देंगे ना, यानी कि p² प्लस b²। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी हो चुका है, और मैं ये चीज़ आप लोगों को बेसिक तरीके बता दिया हूँ, यानी कि इसको याद करने के मैं ट्रिक आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है, कहलाती है, क्या होगा यहाँ पर, समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए तो समकोण त्रिभुज तो अभी ड्रा किए हम लोग यहाँ पर, चलिए फिर से ड्रा कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। चलिए समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण बनाती है, कर्ण, तो कर्ण तो इसके कहते हैं, ई वाला भुजा हो गया कर्ण, ये कह रहा है कि निर्देश कोण, तो मान लीजिए ई वाला थीटा ले लेते हैं, निर्देश कोण बनाती है तो कहलाती है, क्या कहलाएगी, तो नीचे वाला कहलाएगी ना, यानी आधार कहलाएगी, क्या क्या कहलाएगी, आधार ही कहलाएगी। अच्छा आप कहिएगा कि निर्देश कोण उपरहुत हो सकता है,
कोई बात नहीं, ऊपर ले लीजिए ए वाला। अच्छा तो ए वाला हो जाएगा कर्ण, कोई बात नहीं है, माने ए वाला तो कर्ण हो जाएगा। आई मान लीजिए निर्देश कोण थीटा हो गया, तो इसको साथ में ए वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, ए वाला हमेशा आधार ही कहलाएगा, यानी थीटा के बगल में, यानी कर्ण और थीटा, कर्ण और कोई भी एक भुजा के बीच में अगर थीटा रहता है तो ये जो भुजा होगा ये वाला, ये हमेशा क्या कहलाएगा, थीटा के बगल वाला भुजा, तो देखिए तो वो कर्ण हो गया। एक और बगल वाला कौन होगा, एक और बगल वाला हमेशा थीटा होता है, याद हो गया। थीटा के बगल वाला एक कर्ण होगा और उसके दूसरा बगल वाला याद रखिएगा वो हमेशा आधारी होगा, लंब कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं, याद रखिएगा। थीटा के सामने भुजा, थीटा के सामने भुजा के क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो थीटा के बगल वाला को हम लोग भुजा को क्या क्या कहेंगे, एक कर्ण होगा फिक्स है, ठीक है, और एक आधार होगा, एक कर्ण होगा, एक कोई होगा आधार होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो चलिए जल्दी से, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये बहुत ही वीवीआई है, ये आप लोगों को ऊंचाई एवं दूरी में बहुत ज्यादा पढ़ना है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा यूज इसका है। तो चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा के मान होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया 30 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया 60 डिग्री, और ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग मान को रख कर भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि 45 डिग्री पर बराबर होता है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा अगर ऐसे रहे, तो एक बात बताइए, मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि यहाँ अगर थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 मान लीजिए, तो इन दोनों को अगर जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर याद रखिएगा, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो रहा है, अगर 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मान तो पहले ही से बोल ही रहा है कि दोनों बराबर है। मान देखिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे दिया है, बराबर दे दिया है, मान दे दिया है बराबर, और थीटा भी कह रहा है ना कि तो थीटा की दोनों जोड़ने पर क्या होगा, तो थीटा का भी मान बराबर ही ना होगा, यानी कह सकते हैं कि थीटा 1 अब बराबर थीटा 2 कितना होगा, दोनों होगा 45, क्योंकि 45 से 45 में जोड़ेंगे तो 90 होगा। अच्छा मान लीजिए इसका बेसिक तरीका से ये तो हो गया। अच्छा वैसे भी सोचिए ना कि साइन में कितना डिग्री और कॉस में कितना डिग्री, दोनों सेम रखेंगे तो बराबर हो जाए। तो साइन में देखिएगा 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन में अगर देखा जाए और कॉस में अगर 45 के ले लीजिएगा तो उसका भी मान 1/√2 होता है, यानी कह सकते हैं ना कि 45 डिग्री पर ना दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगर इसका सब्जेक्टिव अगर बात कर रहे हैं आप लोग, तो सब्जेक्टिव भी मैं बना देता हूँ आप लोग को। कैसे, तो देखिए कैसे, समझिए। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू मान लीजिए लिख देता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह कुछ भी नहीं लिखना है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही लिखिए, और कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल मान लीजिए, तो सिर्फ थीटा लीजिए, इसका थीटा हो गया, इसका देखिए थीटा क्या कहलाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखिए इधर से थीटा इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इधर से आया तो प्लस में आएगा ना। क्लियर, यहाँ तक 90 हो गया। 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 में भाग कर दीजिए 2 से, यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसलिए 45 डिग्री आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 10वां के बी, यानी कि 10 का बी। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्या दे दिया है कि कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका तो फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है ना। बस इतना आसान है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होगा, सेक थीटा। इसको कैसे याद करिएगा, तो याद रखिए कि पूरा कोण से याद कर सकते हैं। साइन थीटा का पूरा कोण याद रखिएगा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अच्छा वही अगर हम बात करें यहाँ पर कॉसेक थीटा का बात करें तो कॉसेक हो जाता है सेक, ये याद कर लीजिएगा, ये होता है पूरा कोण, ये क्या होता है, पूरा कोण होता है, पूरा कोण। क्लियर है। अच्छा टेन के पूरा कोण अगर बात करें टेन थीटा के तो हो जाएगा कॉट थीटा, टेन थीटा के क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अच्छा इनका मान एक दूसरे को बराबर होता है, जैसा कि हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं। इनका मान दोनों बराबर होता है कब, जब इन दोनों को जोड़ने पर, थीटा का जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, थीटा का जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। जैसे में अगर बात करें हम साइन में, मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है, तो कॉस में कितना डिग्री लेना होगा हम लोग को, 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का अगर मान अगर जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो इन दोनों को देखिए मान बराबर, देखिए साइन 30 और कॉस 60 बराबर। उसी तरीके से अगर कह दे कि साइन में 10 डिग्री तो कॉस में कितना डिग्री होगा बराबर, बताइए। इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साइन में 10 डिग्री है तो कॉस में कितना डिग्री का मान बराबर होगा। चलिए इसमें 90 डिग्री में से घटा ही ना होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर मान लीजिए थीटा, इसका थीटा 1 ले लीजिए, इनका थीटा 1, इनका थीटा 2 ले लीजिए, तो थीटा 1 प्लस में थीटा 2 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री।
तो थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में थीटा 2, यानी कि देखिए तो एगो 90 डिग्री से घटेगा दूसरा आ जाएगा। तो उसी तरीके से कॉसेक अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो फॉर्मूला हो जाता है कौन चीज सेक थीटा। उसी तरीके से tan 90 डिग्री में थीटा घटेगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला tan 90 डिग्री माइनस में थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा ये वाला दे दीजिए कॉट थीटा। क्लियर है? अच्छा, अगर वही कोई कह दे कि कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा रहेगा तो क्या दे देंगे, तो कॉट 90 में से घटेगा तो ये आ जाएगा, बस इसका पूरा कोण हमेशा, ठीक ना, इन दोनों एक दूसरे का पूरा कोण है। अगर साइन पूरा कोण है कॉस का, ठीक है, तो कॉस भी पूरा कोण है साइन का। क्लियर है ना? क्लियर है, यानी दोनों तरफ में तीर दे दीजिए, ये हो गया पूरा कोण की बात है। क्लियर है यहाँ तक? और कोई भी डाउट्स अगर आप लोगों को हो रहा होगा यहाँ पर त्रिकोणमिति से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री दे दिया है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी अगर इस तरीके से दे दे और बट्टा में दे दे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही मारिएगा। जैसे देखिए साइन 18 डिग्री है और बट्टा में कॉस में कितना डिग्री दे दिया है, देख लीजिए यहाँ पर 72 डिग्री। तो इन दोनों को थीटा को जोड़ने पर, अगर थीटा को जोड़ दीजिए तो देखिएगा जोड़ने पर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, तो 90 आएगा। और इन दोनों पूरा कोण अगर रहे, ऊपर नीचे अगर पूरा कोण रहे तो हमेशा इसका मान कितना होगा, बट्टा में जब भी रहते 1 मारिएगा, बट्टा में जब भी रहेगा तो 1 मारिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ऊपर में लिख दे tan, ठीक है, नीचे में लिख दे कॉट, नीचे में लिख दे कॉट, और यहाँ 10 डिग्री और यहाँ मान लीजिए दे दे 80 डिग्री, तो देखिए तो tan कोट आपस में क्या है, पूरा कोण भी है, और थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री अगर हो तो भी तभी है, ये बात है। तो ये दोनों समझिए कट गया एक दूसरे से, दोनों समझिए कि बराबर है। अब बराबर है तो बराबर कटेगा तो एक ही ना आएगा। जैसे अगर हम बात करें तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 तो कटता है तो एक ही ना आता है। तो tan 10 कहिए चाहे कॉट में 80 डिग्री, ये बात बराबर ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मूल बिंदु हमेशा क्या होता है 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, तो एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है, आप लोगों को पता भी होगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर ए तो हो गया एक्स अक्ष, ए लाइन, देखिए ए लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। अच्छा इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग बता दीजिए आप लोग, वाई अक्ष बोलेंगे इसको, ठीक है। तो एक्स यानी यहाँ पर कोई बिंदु अगर है मान लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए 1 है, यहाँ हो जाएगा 1 0, 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 हो गया तो इसको बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग एक्स निर्देशांक बोलते हैं, याद रखिएगा। और 0 के क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक बोलते हैं, वाई निर्देशांक। यानी कि कोई भी ग्राफ में अगर मान लीजिए कोई भी बिंदु है, ठीक है, तो हमेशा वो एक्स वाई के फॉर्म में होता है। कोई भी अगर मान लीजिए 2 3 है, तो समझिए तो ये पहला वाला एक्स हो गया और दूसरा वाला वाई हो गया, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया 2 हो गया और वाई के मान कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा तो एक्स निर्देशांक को कहते क्या है, ये हम लोग को बताना है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो हम लोग एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक की अगर बात करें तो हम लोग इसको कोटि कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 14 नंबर देखिए, एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है। तो एक्स निर्देशांक देखिए क्या कहलाया, भुज ना, तो इसका आंसर भुज होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन ए में भुज दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 दे दिया, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान बोल रहा है तो 0 होगा। देखिए एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष तो क्या है, और वाई के मान देखिए तो वाई निर्देशांक हमेशा, यानी कि एक्स अक्ष पर कोटि का मान हमेशा 0 ही होगा ना, एक्स अक्ष पर हमेशा। अच्छा इधर भी अगर मान लीजिएगा तो इधर मान लीजिए यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए इसका बिंदु अगर कहें बात करें तो -3 0 हो जाएगा। तो देखिए तो इसका कह सकते हैं कि वाई निर्देशांक क्या हुआ 0 हुआ ना। तो हमेशा एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान क्या होता है 0 होता है। और एक और बात याद रखिएगा कि वाई अक्ष पर अगर एक्स का निर्देशांक अगर कह दे एक्स निर्देशांक तो वहां पर भी 0 होता है। इसको पलट कर क्वेश्चन कहे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं आगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, किस चतुर्थांश में। तो याद रखिएगा यहाँ देखिए ये हो गया चतुर्थांश, याद करिएगा ये तो फर्स्ट हो जाता है, ई सेकेंड होता है, ई थर्ड होता है और ई वाला फोर्थ हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट में याद रखिएगा कि प्लस प्लस होता है, क्लियर है यहाँ तक। और सेकेंड में याद रखिएगा कि माइनस प्लस होता है, क्लियर है। और थर्ड में माइनस माइनस होता है और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो हम लोगों से पूछा किस में से, तो देखिए पूछा हम लोगों से है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक। तो दोनों ऋणात्मक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा में है, तीसरा कोटि में है ना, तीसरा चतुर्थांश में है ना,
ठीक है, यानी तृतीय हो जाएगा ऑप्शन, यानी तृतीय हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी कितना होगा। मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना, मूल बिंदु से अगर एक्स वाई की दूरी होता है तो फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे कि √x² प्लस y² होता है, ठीक है। नहीं है कोई बात नहीं, चलिए यहाँ देख लीजिए। अगर मान लीजिए ए वाला देखिएगा कि ए वाला मूल बिंदु हो गया, और यहाँ पर कोई भी बिंदु मान लीजिए एक्स वाई रहता है, फॉर्मूला देखिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी की जो दूरी हुआ ना, मान लीजिए ओ है, यहाँ ए है, तो ओ ए की जो दूरी हुआ वो होता है, याद रखिए कि √x² प्लस y²। क्लियर है? तो हम लोग को यहाँ दे दिया है 3 4 दे दिया है ना, देख सकते हैं बिंदु को, देख सकते हैं कितना दे दिया है 3 4। चलिए यहाँ बिंदु कितना है 3 4 है, तो कर दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा हम लोग का आंसर यहाँ पर, जो कि आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? यानी 17 का सी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 18 आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु ए बी तथा -a और -b के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, और आप लोग यहाँ ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम लोग सोल्व करेंगे और ऑप्शन बाद में देखेंगे। ठीक है ना। एक बिंदु क्या दे दिया यहाँ पर, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ए बी लिख देंगे एक बिंदु, और दूसरा बिंदु कितना है -a -b, बस यही है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि मान लीजिए यहाँ ए यहाँ भी ले लिए, अब दूरी निकालना है, ए बी निकालना है, तो कह सकते हैं इसमें से इसे घटा दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला हो याद कर लीजिए, x2 - x1 का होता है होल स्क्वायर, अब प्लस होता है y2 - y1 का होता है होल स्क्वायर, और ये रूट में पूरा रहता है, यही होता है दूरी सूत्र। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो में पीछे बना चुका हूँ, यानी दूरी सूत्र वाला वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, पहले क्लास 10th का प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा निर्देशांक ज्यामितीय इक्वेशंस। ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए यहाँ पर। अच्छा, ए वाला को कहते हैं, पहला वाला ये x1 हो जाए y1 होता है, यानी कि ऊपर लिख देते हैं यहाँ x1 y1। ठीक है। अच्छा, दूसरा बिंदु को कहते हैं x2 y2 कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो दूसरा में से घटाइए ना पहला, यानी x2 में से x1 घटाते हैं, यानी पहला में से पहला घटाते हैं, तो माइनस में a घटा देंगे, a का होल स्क्वायर प्लस, दूसरा में से दूसरा घटा दीजिए, यानी -b घटाओ b का स्क्वायर कर देंगे यहाँ, और ये रूट में रखेंगे पूरा का पूरा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए रूट में रख दीजिए पूरा का पूरा, माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस में 2a हो जाएगा, स्क्वायर करना है हम लोग को, अब -b माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस में 2b हो जाएगा, स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए तो 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, रूट का अंदर में लेना है, 4 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 बाहर निकल गया रूट से, आई तो रूट में रह ही जाएगा ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए नहीं निकलेगा बाहर। हाँ, ए भी कब निकलता है बाहर, जब a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर रहता, पूरा का होल स्क्वायर रहता, आई रूट में रहता, तब जाके ये निकलता, a प्लस बी होके निकल जाता। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़े ना है, a पर भी स्क्वायर दे दिया है और b पर भी स्क्वायर दे दिया, अलग अलग दे दिया है, तब नहीं निकलेगा। क्लियर है? ये आप लोग बात जान रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ये बात नहीं जान रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर क्या दे दिया है क्वेश्चन। अच्छा, मध्य बिंदु का बोल रहा है भुज क्या होगा मध्य बिंदु के लिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, कि मध्य बिंदु के लिए याद रखिएगा x1 प्लस x2/2 होता है, और y1 प्लस y2/2 होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। तो अब बोलिएगा कि निर्देशांक तो नहीं ना दिया है, लेकिन क्या दे दिया है, तो इसका भुज बता दीजिए। भुज का मतलब होता है कि पहला वाला, ये वाला, यही ना भुज होगा, यानी यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ये तो कोटि है ना, ये भुज है, तो भुज हम लोग को पूछा है, अगर कोटि पूछता तब ना ये बोलते हैं। ठीक है, तो भुज हो जाएगा आपका आंसर x1 प्लस x2/2, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर, बिंदुओं दे दिए हैं कि x1 y1। अच्छा, कुछ देखिए यहाँ पर पढ़ने की कोई बात नहीं है, ए हो गया, एक तरह से अंतर विभक्त वाला क्वेश्चन है, दिया हुआ है, कह सकते हैं रेखाखंड को विभाजन करना है हम लोग को, यानी विभाजन सूत्र सीधा सीधी कहिए, और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कैसे होगा इसका, तो बस इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। कैसे याद करिएगा देखिए, खुद समझ लीजिए पहले।
अगर यहाँ रहे x1y1 और यहाँ रहता है x2y2, अगर रहने से क्या है, यहाँ रहता ही है, यानी बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। और यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु, अगर मान लीजिए पी ले लेते हैं, इस ए बी को मान लीजिए ई एम अनुपात एन में इसको विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि ए पी अनुपात बीपी, एपी अनुपात बीपी का अनुपात कितना दे दिया है, एम और एन दे देगा अनुपात आपको, एपी और बीपी, यानी इतना दूरी और इतना दूरी का अनुपात काट दिया है तो कितना है, एम और एन अनुपात आया है। तो इसका यानी पी का, पी में मान लीजिए इसका एक्स वाई है, इसका एक्स अगर निकालना है, यानी कि पी बिंदु पी का एक्स का मान निकालना है अगर हम लोग को, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, और वाई का भी मान निकाल लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग को पूछा है सिर्फ एक्स के फॉर्मूला, एक्स का फॉर्मूला हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, याद रखिएगा, mx2 प्लस nx1 होता है, ठीक है, और बट्टा होता है m प्लस n होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर m1 m2 माना है, m1 इसको मान लिया है, इसको m2 मान लिया है, कोई बात नहीं, हम m और n मान के पढ़ाते हैं, कोई m1 m2 मान के भी पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ m1 हो जाएगा, यहाँ m2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए m1, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, अच्छा यहाँ तो m2 हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ m1 है, यहाँ हो जाएगा m2। तो देखिए, तो ए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए जो है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है, बात समझ आ गया। अगर हाँ, अगर इसमें y का मान निकालना रहता तो क्या करते हैं, याद रखिएगा m1 y2 लिखते हैं, m1 y2, फिर m2 लिखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, जैसा कि इसमें हुआ था वैसा ही इसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस ये हो गया, y का मान हो गया। y निकालना अगर रहेगा तब, लेकिन यहाँ x निकालना है, तो x निकालना है तो देखिए x का ए वाला आंसर ऑप्शन बी में ही मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 21। क्लियर है यहाँ तक, चलिए 21 को देखिए यहाँ पर। अच्छा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और नहीं जानता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि उसमें 90 डिग्री एगो है, इसीलिए 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। देखिए ए मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, अच्छा ए वाला पता ही आप लोग का आधार होता है, या इसको लंब कहते हैं, ठीक ना, अच्छा लंब कहिए चाहे उसकी ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्र 1/2 गुना आधार ऊंचाई, देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसको लिखने की क्या जरूरत है, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, तो चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ दे दिया है 64 और 121, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में देख सकते हैं 8:11 है, ऑप्शन बी में 11:8 है, ऑप्शन सी में देख सकते हैं 19:11 है, ऑप्शन डी में 3:19 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं तो आगे देखिए वीडियो को। चलिए मैं तो इसका बताऊंगा ट्रिक, तो इसका देखिए ट्रिक क्या होता है। दो को अगर मान लीजिए त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, ठीक है, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे दिया है 64:121, 64 कितना दे दिया 121, ठीक है। तो जब भी अगर भुजा के पूछे तो कुछ नहीं करना, रूट में कर दीजिएगा क्षेत्रफल, रूट में कर दीजिए क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिए 2, क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 लिख दीजिए। इसका कितना है 64, ठीक है, 64 का रूट कर लीजिए, फिर अनुपात लगाइए, 121 का रूट लगा दीजिए, इसका 8 हो जाएगा, इसका 11, यानी 8:11। ऑप्शन कौन से में किसमें है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में देखिए क्या दिया, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन आप लोग को पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए इसने क्या किया है कि ऑप्शन बी लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा वही बात अगर करें हम शंकु की अगर बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। अगर बेलन की बात करें हम लोग, बेलन, ठीक ना, तो बेलन के अगर आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वहीं अगर शंकु अगर रहता, ठीक ना, शंकु रहता तो शंकु में आयतन क्या होता है, इसका हो जाएगा 1/3। तो शंकु में आयतन कितना होता है, बस इसी का 1/3 कर दीजिए, यानी जो ये होता है इसका 1/3 होता है इसमें, ठीक है ना, 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का आयतन आपको याद है तो शंकु का आयतन भी आप लोग को याद हो जाएगा, बस उसमें 1/3 कर दीजिए। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे तो आप लोग बना सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए बेलन का आयतन मैं कह दूं कि 90 मीटर क्यूब है, ठीक है, इसका आयतन कितना है 9 मीटर क्यूब, मतलब आधार भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है, आधार ऊंचाई दोनों का सेम है। चलिए इन दोनों का त्रिज्या सेम है और ऊंचाई भी सेम है, तो बताइए हम लोग को, तो बताइए इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बता दीजिए, शंकु का आयतन इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
यानी कि बेलन का आयतन कितना दे दिया है 90 मीटर क्यूब, तो शंकु का आयतन कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कीजिए। चलिए, और हाँ क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा कि किस क्वेश्चन नंबर का हम कमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार दे दिया है 25 और ऊंचाई दे दिया है 10.8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए, आधार और ऊंचाई के गुणनफल करके गुना करके और आधा कर दीजिए, बस यही ना, क्योंकि फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो चलिए करिए जल्दी से गुना इसका। ठीक है, तो देखिए गुना करते हैं, 25 में गुना कर देंगे 10.8 से और 2 से भागा ना, पहले भागे कर देते हैं, 2 से कटेगा 5 बार में या 4 बार में। ठीक है, यानी 5.4। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो फिर जाएगा देखिए नीचे 10, तो 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 27 बार में, 27 में 5 से गुना कर दीजिए तो 27 बचे 135। सही है, 135 हो जाएगा सेंटीमीटर, स्क्वायर होगा ना क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। 135 देखिए किस ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 24 का सी। क्लियर है, 24 का सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है 25 नंबर कि गोला का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन याद रखिए कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोला का। जैसे देखिए ए हो गया तो अभी तो ये देखने में वृत्त लग रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे अगर कर दें, ठीक है, इस तरीके से अगर कर दें तो आइए आप लोगों को लगेगा कि गोला है। तो गोला का आयतन हमेशा याद रखिएगा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर यही बात करें अगर अर्धगोला के, तो अर्धगोला में देखिए, अर्धगोला के यहाँ डायग्राम में बना देता हूँ अर्धगोला। तो अर्धगोला में देखिए ये त्रिज्या हो गया, और इसका आयतन की बात करें तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसका आधा, 4 के आधा कितना होगा 2 कर दीजिए। वैसे 4/3 के अगर आप लोग आधा बताइए क्या होगा, 4/3 के आधा 2/3 आता है पक्का, यानी कि इसका आधा कर दीजिएगा बस, तो ये आ गया 4/3 का आधा कितना होता है 2/3 होगा। अब पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी यहाँ पर पाई आर क्यू होगा, पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच नहीं, पाई आर क्यू, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ भी क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर है, हो गया हम लोगों को गोला हो गया और अर्धगोला भी पढ़ लिए हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 दे रहा है कि वर्ग चिन्ह का मान होता है, तो वर्ग चिन्ह के सूत्र हम लोग जानते ही हैं, उच्चतम सीमा प्लस निचतम सीमा, यानी निचली सीमा जिसे कह सकते हैं, यानी निम्न सीमा। ठीक है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिए। तो ये देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में आप लोग देख सकते हैं कि उच्च सीमा प्लस न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा 2 दे दिया है प्लस करके। ठीक है, तो ऑप्शन तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 26 का आप लोग ऑप्शन बी मिला लीजिए, 26 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। तो चलिए अगर आप लोग यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट यहाँ लेना है तो ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन। यदि 5 प्रश्नों x दिया है, x+2 दिया है, x+4 दिया है, x+6 दिया है और x+8 का माध्य 11 हो तो x का मान क्या होगा। जैसे ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो देख लीजिए क्वेश्चन 27 को, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे, समझिए, माध्य बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, सभी को जोड़ दीजिए, संख्याओं का योगफल, यानी सभी को जोड़ देंगे ना, तो x जोड़ x+2 हो जाएगा, प्लस में फिर x+4 हो जाएगा, प्लस में x+6 हो जाएगा। ठीक है, और कुल संख्या, अच्छा एक और है x+11 भी है, इसको भी जोड़ दीजिए। अच्छा तो कुल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है ना, तो 5 को हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, तो 5 लिख दीजिए नीचे में। ठीक है, और वैसे भी यहाँ देख सकते हैं कि 5 को फ्रैक्शन लिखा हुआ है और माध्य बराबर कितना दे दिया 11 ना। अच्छा यहाँ पर दे दिया था x+8, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ ले लीजिए 11। ठीक है, माध्य के मान कितना 11। अब सभी को देखिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 को, यानी 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 2 4 6 6 6 12, 12 8 20, तो प्लस 20 हो जाएगा, ये बट्टा है 5 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 11 है 5 से गुना कर दीजिए, यानी 11 गुने 5 इधर हो जाएगा, यानी 5x प्लस में 20, 11 5 55, अब 55 में से 20 को घटा दीजिए, इधर बचेगा 5x, घटाइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 में से 2 घटा दीजिए कितना 3, यानी 35 हो जाएगा। 35 भाग कर दीजिए कितना से 5 से, यानी 7 हो जाएगा आंसर। यहाँ तो 5x है, यहाँ x, यानी x के मान आ गया 7, x के मान कितना आ गया 7 आ गया। तो हम लोग को x के मान ही निकालना था, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्नलिखित में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, याद रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन नहीं है इसमें से, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, कौन होगा, तो परिसर होगा इसका आंसर। ठीक है, 28 का डी, 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। 29 क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही आसान होता है, देखिए माध्य होगा इसका आंसर।
तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दे दिया है माद, ऑप्शन बी में दिया है मादिका, ऑप्शन डी में होगा बहुलक दे दिया है, ऑप्शन सी में दे दिया है बहुलक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा माद होता है। माद को हम लोग ग्राफिकली मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। यानी 29 का ए हो जाएगा इसका आंसर, 29 का क्या हो जाएगा ए, 29 का आप लोग ए मार दीजिए आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन क्या दे दिया है कि संचयी बराबरता सारणी का उपयोग किसके निर्धारण में होता है। संचयी बराबरता सारणी का उपयोग किसके निर्धारण में होता है। तो हम लोग जानते हैं संचयी बराबरता आप लोग क्लास 9th और 10th दोनों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि संचयी बराबरता हमेशा माध्यिका में होता है, माध्यिका में ही संचयी बराबरता आता है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 30 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक। तो आशा करते हो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन का सेट पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैथ का। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।